नमस्कार, मेरा नाम हर्षित है और जन सुराज टीवी मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक जन सुराज पदयात्री है वागीश वैभव, जो पिछले 18 महीने से प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जन सुराज पार्टी का गठन कब होगा, जन सुराज क्या अगले विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और बहुत सारी बातें हैं जो इनसे आज जानेंगे। तो सबसे पहले वागीश जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय भी बहुत खास नहीं है। मेरा नाम है वागीश, पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं और आपके ही सामने देखें सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। जैसे आपको सिखा रहे हैं वैसे वैसे काम चल रहा है। हर्षित जो हैं बहुत काबिल एडिटर भी हैं, जो जन सुराज के सोशल मीडिया टीम को मदद कर रहे हैं अपनी एडिटिंग स्किल से। ये बताइए, पहला सवाल है आपसे, ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ, मेरा इंटरव्यू। हम सब लोग जब हम भी यहाँ पे आए थे तो सब कुछ आके यहीं सीखे, कुछ पहले नहीं जानते थे। मीडिया के बारे में जीरो नॉलेज, पॉलिटिक्स के बारे में माइनस नॉलेज। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जो उनके साथ रह के जो कुछ सीखने को मिला है वो मिला है, इसलिए कोई बहुत नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि जो हमसे काबिल लोग हैं वो तो नहीं आए बिहार को बदलने के लिए। तो जो लोग आए हैं उनसे उनको काम चलाना पड़ेगा। अब हम जितने समझदार हैं, मूर्ख हैं, किस तरीके के हैं, लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे। उसके लिए चिंता मत कीजिए कि नर्वस है कि नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, यही हम मुद्दे मैटर करते हैं। ठीक, शुरू कीजिए। तो सबसे पहला सवाल आपसे, जैसे आप लोग पदयात्रा में आप लोग चलते हैं, टेंट लगी हुई रहती है। श्री यादव जी ने मीडिया में जाकर कहा कि ये लोग 5 स्टार टेंट में रहते हैं, गाड़ी चलता है, ट्रेन चलता है, कारवा चलता है 5 स्टार। तो आप बताइए, अपना अनुभव बताइए, कैसा रहता है? पहला ही क्वेश्चन जो है एकदम पॉलिटिकल आगे है। मतलब जन सुराज की वीडियो एडिट करते करते आपके सवाल भी इसी तरीके से बहुत कठिन होते जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये सवाल तेजस्वी यादव का सवाल है। तेजस्वी यादव का सवाल है, एकदम बढ़िया बात है। देखिए, टेंट में लोग रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेंट में लाइट भी लगती है, चमकता हुआ दिखता है, इसमें भी कोई बात नहीं है। टेंट में कारपेट भी बड़ा बढ़िया लगा रहता है, इसमें भी कोई बात नहीं है। टेंट के अंदर एक स्टेज बना होता है जहाँ पे सभाएं होती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तब भी हम ये कहना चाहेंगे, जिन्होंने भी ये कहा है, एक दिन के लिए आइए जरूर। अभी गर्मी का मौसम है, 2 घंटा खाली हम लोग टेंट में बैठ के दिखा दीजिए, आगे का काम छोड़ दीजिए। पदयात्रा तो बस 22 किलोमीटर 30 किलोमीटर वो अलग है, वो तो चलता ही रहता है। गर्मी होगी, बरसात होगी, ठंड हो, वो चलता ही रहेगा। लेकिन जिस टेंट के बारे में, जिसको आप हाई फाई टेंट बता रहे हैं, प्रशांत जी ने भी एक बात कही थी कि उस टेंट में रहने वाले लोगों को ही पता है कि वो किस परेशानी में अपना जीवन खपा रहे हैं। टेंट भैया बाहर से देखने में लाइट, उसके अंदर वो चमक धमक आपको दिख सकता है। एक दिन के लिए हो सकता है कि आपको बहुत खूबसूरत दिखे, क्योंकि जन सुराज का प्रयास यही है कि अगर वो आपको टेंट हाई फाई दिख रहा है तो अभी तो बिहार को हाई फाई बनाना बाकी ही है। पूरा बिहार वैसा ही दिखेगा, आपसे चिंता मत करिए। लेकिन उसके अंदर रहना बहुत मुश्किल भरा है। हम एक पदयात्री होने के नाते उनको जरूर बता सकते हैं, वैसे हम कौन ही हैं उनके सामने, लेकिन फिर भी ये बता सकते हैं कि बहुत कठिन है उसके अंदर। ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में भरता है झरना भर पानी। आप रात में सोते हैं तो सुबह आपका चप्पल जो है दूसरे पगोड़े में जाकर घुस जाता है, और उसी में आप उठते हैं सुबह, वहीं से आप नहाने धोने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, वॉशरूम जाते हैं। वो बयान नहीं किया जा सकता है। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर उनको वो हाई फाई लग रहा है तो वो बच्चे जो उसके अंदर रह रहे हैं और वो सुन रहे हैं, उनकी आह लग जाएगी। इतना कठिन पदयात्रा है वो, इतना कठिनाई से लोग अपना वहाँ जीवन कमा रहे हैं। गर्मी के मौसम में उनको ध्यान है, क्योंकि वो कपड़े का टेंट है, कितना भी आपको बाहर से सुंदर दिखे, वो है कपड़े का। अब जब उसके अंदर घुसते हैं तो आपको एक तरीके से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देता है। इतना ज़्यादा अंदर गर्मी रहती है, आप उसको बर्दाश्त के नहीं कर सकते। मतलब चूँकि पदयात्रा है, पदयात्रा में आप 22-30 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं तो इतने थक जाते हैं, आप धूल से भरे होते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर आके जो आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको नींद आ जाती है। बस गनीमत है, इतना ही है उसके अंदर कि आप एक बार अंदर जाते हैं, खटिया लगा रहता है, खटिया पर जाते हैं, उसको नींद आ जाती है। और रोज इस काम को करना ये कठिनाई भरा है। एक दिन के लिए आप मजे मजे के, तो दुनिया ही कैंपिंग करती है, बाहर जाती है, पहाड़ों पर जाकर बैठती है, अपना अपना टेंट भी लेके जाती है।
बस पता चले कि इसी में आपको जीवन गुजारना है तब कैसा लगेगा। तो वैसा ही है वो कैंप इसलिए है कि जो लोग इसको हाईफाई कह रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको हाईफाई ना करना पड़े, बल्कि हाईफाई बिल्डिंग अफोर्ड करने की क्षमता गरीब से गरीब बच्चों के पास हो, ऐसा बिहार हम बनाना चाहते हैं और ये होगा। उनके लिए हाईफाई है, लेकिन प्रशांत जी ने एक बात और कहा था कि माननीय तेजस्वी यादव उनके परिवार में, नीतीश कुमार ने या उनके पहले रहे मुख्यमंत्रियों ने बिहार को हाईफाई छोड़ा कहाँ है। हमारे पास वो सुविधाएं हैं कहाँ कि हम किसी चीज़ को हाईफाई बोल नहीं सकें, ना कोई शहर वैसा ना कोई गांव वैसा, बस वो भगवान भरोसे चल रहा है। तो अब उसको जो है कोशिश जरूर है बदलाव करने की। तो वो बच्चे जो वहाँ पे जीवन खपा रहे हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी एक बार अपने सब कुछ छोड़ दिया है, परिवार ही छोड़ दिया है, अपनी नौकरी छोड़ दी है, अपना सब कुछ दांव पे लगा कर आप यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे बयान से बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन दुख जरूर होता है जब कोई कहता है कि आप इस टेंट में रह जाओ हाईफाई टेंट। तो जो आप लोग अभी 18 महीने से पैदल चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं, तो उसका क्या असर दिख रहा है? प्रशांत जी बात और हमेशा कहते हैं कि जब आप कुछ कर रहे हो, प्रशांत जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं देश की राजनीति में? क्योंकि वो उन लोगों की भाषा नहीं समझते हैं जो चाटुकारिता की भाषा होती है। जैसे आप आगे कहें कि जनसुराज बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, जनसुराज हो रहा है पूरे बिहार में, एकदम हल्ला मच गया है, प्रशांत सर की बात नहीं सुनना चाहेंगे। वो चाहेंगे पॉजिटिव फीडबैक हो। 10 में से कितने लोग जनसुराज को समझ रहे हैं, को कितने लोग हैं जो इस जनहरा के साथ आना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बदलाव चाहिए, भले वो जनसुराज हो या कोई और हो, इसकी पहचान बनाइए। हम जो करना चाहते हैं वो उनको बताइए, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनिए। और इस प्रक्रिया में वो बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई आके कहे कि यहाँ पे माहौल बन गया भैया। अगर आप समझिए कि अगर 80% माहौल जनसुराज का बिहार में बना है तो हम उसको 30% ही मान के चले। हम अगर हमको लग रहा हो कि हम 200 सीट जीत रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि हम 50 ही जीत रहे हैं इसमें। हम ताकि मेहनत उस लेवल पे कर पाए, हम कभी भी अपने आप को इस प्रक्रिया जनसुराज में आके हम लोगों ने यही सीखा है कि अगर आपने अपना 100% दिया है तो मान के चलिए कि नहीं अभी हमने 10% ही दिया है, अभी भी 90% देना बाकी है। तो वो जो एफर्ट है, जो प्रयास है, माहौल की जहाँ तक आप बात कहें तो ये हम लोग को कहने की जरूरत है। वो तो देख रहा है अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं के जो फ़ोन हैं उनकी घंटियाँ बज रही हैं। सब लोग अपने अलग अलग पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, सब अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको फ़ोन करके बोल रही है कि आप मत जाइएगा, जनसुराज वाले आएंगे, जनसुराज छोड़ के मत जाइएगा, पार्टी छोड़ के मत जाइएगा, जनसुराज ज्वाइन मत कीजिएगा, नहीं तो कोई कड़ा एक्शन लेंगे। उनके इतना कहने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, जिनको आना है वो आएंगे। खैर ये बात है माहौल की बात, तो माहौल की बात लोग बताएंगे हर्षित, वो तो जनता ही तय करती है कि माहौल क्या है नहीं है। और हम लोग को माहौल बनाने आए भी नहीं। माहौल बनाना होता तो हम लोग आंदोलन करते ना, तो थोड़ी चलाते, गाँव घर घर पैदल चल के थोड़ी जाते। अगर माहौल ही बनाना होता तो हम लोग को एक बड़ा आंदोलन छेड़ देते, पटना में जाके बैठ जाते, वहाँ धरना प्रदर्शन करते, अलग अलग मुद्दाओं पे वहाँ पे युवाओं को ले जाकर घिराव करते, वहाँ पे आंसू गैस छूट रहा होता, वहाँ पानी का फव्वारा चल रहा होता, हम लोग रातों रात जो सुपरस्टार बन चुके होते थे, निकलते पार्टी फोन करते, जय बिहार करते हुए निकलते। पर हमारा जो मकसद है वो नहीं है, मकसद है बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना। अब इसके लिए राजनीतिक माहौल बनाना हो या सामाजिक माहौल बनाना हो, ये इसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये जो प्रारूप है जनसुराज का, उसका मानना ये है कि सारे सही लोग मिलके अपना दल बनाएं, अपने दल का संविधान बनाएं, अपने दल की प्रायोरिटी को निर्धारित करें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में सब मिल के वो योजना तैयार करें। और उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, उसके लिए संसाधन की व्यवस्था कहाँ से होगी, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसकी व्यवस्था प्रशांत किशोर उनकी टीम द्वारा की जाएगी। लोग जो है वो अपना काम करें, वो वोटिंग पैटर्न को सुधारें, वो जो मुर्गा भात पर, दारू पर, किसी लोभ लालच में, किसी पार्टी के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट करने चले जाते हैं, वो वहाँ से हटके एक बार अपने बच्चों के नाम पर वोट देना शुरू करें। वो इस बात पर वोट देना शुरू करें कि कौन उनके बच्चों के शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था करेगा, कौन उनके बच्चों के रोजगार की बढ़िया व्यवस्था करेगा,
कौन उनके बच्चों के लिए उद्योग रोजगार की व्यवस्था करेगा। और उस मुद्दे पे अगर वो वोट करना शुरू करें, एक बार शुरू करते हैं, फिर वहाँ पे जनसुराज हो कि आरजेडी हो कि बीजेपी हो कि जेडीयू से फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आएगा, अगर लोगों का वोट करने का तरीका सही है, जिस बात पे वोट करेंगे उनको मिलेगा, वो जिसको भी करेंगे मिलेगा। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया जनसुराज है। चुनाव लड़ना जीतना, सत्ता से लोग हटाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। जैसे आपको मालूम होगा कि 1990 में लालू प्रसाद यादव के आने से पहले बहुत ही इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट चली थी। उसने बिहार का बहुत मतलब उसने बिहार को एकदम हाशिए पर ढकेल दिया। लालू प्रसाद यादव आए तो उन्होंने एक तरह से एक सामाजिक आंदोलन से निकले हुए लोग थे, उन्होंने आके गरीबों को आवाज़ देना शुरू किया। वो लोग जो इनके पास अपनी आवाज़ नहीं थी, जो समाज में कहीं पिछड़े थे, उनको आवाज़ मिली, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने 15 साल तक दी। 5 साल खुद रहे, फिर उनकी धर्मपत्नी रही। तो उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने चलाया हो, लेकिन 15 साल तक उन्होंने एक किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने गरीबों का आवाज़ दी। हाँ, उनकी तारीफ होनी भी चाहिए, जो उन्होंने किया इस वक्त है तो होनी ही चाहिए। जो मिसिंग था वो ये था कि वहाँ पे शिक्षा गायब हो गई। वो आए तो थे, आवाज़ तो दे दी, लेकिन जिनको आवाज़ दी वो समृद्ध तब होते जब उनके पास शिक्षा भी होती, उनके पास रोजगार का अवसर भी होता, उनके पास पूंजी भी होती, उनके पास खेती करने का साधन भी होता, तब जाके वो समृद्ध होते भी रहते। आवाज़ भी मिल गई थी, समृद्ध भी हो जाते, तो फिर बिहार को इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। खैर, वो एक हम लोग उसको याद करते हैं अपराधियों के जंगल राज से, और उस अपराधियों के जंगल राज के खत्म होने के बाद एक नई आशा की किरण नीतीश कुमार के रूप में 2005 में दिखी। उन्होंने भी आके एक स्टेबल गवर्नमेंट चलाई कई सालों तक, और वहाँ पर भी सुधार होता हुआ दिखा। जैसे सड़क बनने शुरू हुए, बिजली आनी शुरू हुई, जो शिक्षा में है उसमें महिलाओं की भागीदारी, मतलब लड़कियों की भागीदारी उसमें बढ़ी। कुछ कुछ काम दोनों को देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन में भी सुधार दिखा, वहाँ पे भी वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो ऐसे काम उन्होंने भी किए, लेकिन फिर वही विजन की कमी होने की वजह से अपनी कुर्सी को बचाने की होड़ में एक तरह से उन्होंने भी बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, बिहार अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य है। रोजगार सृजन के मामले में, पलायन के मामले में हम सबसे ऊपर, मतलब रोजगार में तो सबसे नीचे और पलायन में सबसे ऊपर। ऐसे में आज भी, और प्रशांत जी एक बात हमेशा कहते हैं कि सब जो भी लीडर आता है कोई ना कोई काम तो करता ही है, उसके काम करने के बावजूद बिहार पिछड़ा है। यानी कि उनके प्रयास से कहीं ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। उनका प्रयास पूर्ण नहीं था, मतलब उस प्रयास से कुछ बहुत ठीक नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं कह सकते उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जितना उनको समझ था उतना किया, पर बात है कि जितना समझ था उतना ही किया। उन लोगों को शामिल नहीं किया जिनके पास उनसे ज़्यादा समझ थी, जिस तरीके का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के लिए बिहार के वो लड़के जो दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में नाम कर चुके हैं, जिन्होंने साबित कर दिया है, कोई एजुकेशन के फील्ड में बड़ा नाम है, कोई वाटर मैनेजमेंट में बड़ा नाम है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा नाम है, उन सब लड़कों को बिठाकर उनकी राय से इस बिहार का सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के गौरव को फिर से लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं है कि प्रशांत जितना समझते हैं उसी समझ के हिसाब से जनसुराज चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के वो सारे टैलेंटेड लड़के एक मंच पर आएँ और वो अपना बिहार अपने हिसाब का बिहार बनाएं, तब जाके बात बनेगी। यही अंतर भी आपको देखने को मिलता है दूसरे दलों में और जनसुराज के सोच में। जनसुराज अभी तक दल तो नहीं है, अभी दल नहीं है। कब पार्टी का गठन कब होगा जनसुराज? ये पूरा बिहार जानता है 2 अक्टूबर 2024 को ये पार्टी में तब्दील हो जाएगा। पदयात्रा जो चल रही थी, उन पदयात्रा के 3 उद्देश्य थे। उसमें सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि गांव-गांव, पंचायत जाना है और वहाँ पे सही लोगों को चुनकर उनका एक लोकतांत्रिक मंच दे देना है। अब वो लोग जाने कि उस लोकतांत्रिक मंच का फ़ायदा वो किस तरीके से उठाएंगे और किस तरीके से उसका जो उपयोग जो है बिहार के हित में होगा। तो वो जो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए, तो उसको दल का जो रूप देना है, उस रूप देने के प्रयास में प्रशांत जी भी लगे हुए हैं, वो अपनी सोच के साथ भी लगे हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो लोग जुड़े हैं, जो सही लोगों को इकट्ठा करने का काम हम लोगों ने अब तक में किया है, वो सारे सही लोग मिलके अपना दल जो है बनाएं, अपने दल का संविधान बनाएं, अपने दल की प्रायोरिटी तय करें और इस दल को चलाने में जो कुछ भी संसाधन, जो कुछ भी शक्ति बुद्धि का
की जरूरत होगी वो प्रशांत किशोर जी देने के लिए तैयार है। आप करते रहे हो। अपने एक नए साथी जो है जन पंचायत टीवी के संजीत जी, उनका ही कॉल आ रहा है। जैसा कि हाँ, प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। इसका क्या अर्थ है? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है ये बात। इसका क्या मतलब हुआ, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी? ये जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये बहुत पहले ही पहल की गई थी अम्बेडकर जी द्वारा, फिर आगे आने वाले कई महापुरुषों द्वारा इस बात को सामने रखा गया कि जिसकी इतनी संख्या हो उसकी इतनी हिस्सेदारी राजनीति में भी होनी चाहिए। मतलब हर सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी उनकी वो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और तभी जाके समाज में उनका जब प्रतिनिधित्व आएगा तब जाके समाज में सुधार होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन हुआ ऐसा कि हर कोई अपनी ही जाति का, अपनी जाति के साथ किसी और जाति को जोड़ देने का, जिसको बाद में समीकरण बोलने लग जाते हैं, किसी एक जाति को दूसरे जाति से या किसी जाति को धर्म से जोड़ के उसको एक समीकरण का नाम देते हैं, और ऐसे करके पार्टियां बनती रही। लेकिन ये बात इसके मूल में था कि जिसकी इतनी संख्या हो उसकी उतनी ही हिस्सेदारी मिले। ये प्रावधान बहुत पहले से था, ये बहुत पहले से करना चाहिए था। किसी राजनीतिक दलों ने ये काम किया नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि पार्टी चलाना मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खोल देने के बराबर है। वो लोगों से पैसा ऐंठने के लिए ही वो लोग पार्टी बना लेते हैं। पार्टी बनाना मतलब राजनीतिक रसूख भी रहेगा, ठेकेदारी का भी काम होता रहेगा, शराब का माफिया बन जाएंगे, बालू का माफिया बन जाएंगे, चारा घोटाला हो जाएगा, सड़क घोटाला हो जाएगा, अधिकारियों का बोलबाला हो जाएगा। तो इस तरीके के काम करने के लिए लोग राजनीति में पैशनेट हुआ करते थे। तो जब पैशन वैसा था तो सारे गुंडे बदमाश आके इसके अंदर भर गए। अब समय परिवर्तन का है, तो बात हो रही है कि सिर्फ जिसकी इतनी संख्या है उसकी उतनी जिम्मेदारी की बात नहीं हो रही है। बात ये भी हो रही है, अगर अपने प्रशांत जी को ध्यान से सुना होगा तो ये बात कहते हैं कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी में भी जो उस समाज के सबसे काबिल लोग हैं उन लोगों की भागीदारी के बारे में बात हो रही है कि संख्या के आधार पर तो प्रतिनिधित्व होगा ही, लेकिन उस समाज में सबसे काबिल व्यक्ति होगा वही उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आरजेडी एक दल है और उस दल में कई कार्यकर्ता जो 20-25 साल से लगातार लगे हुए हैं अपनी पार्टी को सींच रहे हैं, जिस तरीके से सींच रहे हो सही हो गलत हो विचारधारा से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने तो बहुत खून पसीना से सींचा होगा ना उस पार्टी को। लेकिन उन्होंने बाद में क्या ढूंढ के निकाला? उन्होंने बाद में ढूंढ के निकाला कि पूरे आरजेडी में और पूरे बिहार में जितने आरजेडी में दल के जो पदाधिकारी हुए या कार्यकर्ताओं में सबसे काबिल व्यक्ति उनका बेटा ही निकला। यानी कि बाकी सारे लपाट थे, उनको सबसे बढ़िया व्यक्ति जो है वो उनके पुत्र के रूप में उनको मिला और तेजस्वी यादव के रूप में मिले और वही उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इससे भी बचना है, ये भी ना हो, इसलिए भी जरूरी है कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हो और उसमें भी जो उसका सबसे काबिल व्यक्ति हो प्रतिनिधित्व उसी के हाथ में हो। इसलिए प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं लालू जी जात का नहीं परिवार का राजनीति करते हैं। हाँ, कितने अच्छे बाप हैं, उनका तारीफ भी करते हैं कि देखिए कितने अच्छे बाप हैं, अपने बेटे का चिंता करते हैं। हाँ, मतलब कि प्रशांत जी और लालू जी इस मायने में एक ही काम कर रहे हैं कि प्रशांत जी बस अंतर इतना ही है कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि समाज को जाके कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की चिंता करिए, वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे लालू जी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं। लालू जी जैसे अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, वो लगातार भी फेल होते चले जाएं तब भी वो चिंता में लगे रहेंगे कि कोई ना कोई उनको मुकाम दे दिया जाए। तो वैसे ही है कि प्रशांत जी भी जाके कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से उनका बच्चा जो है 10वां पास भी नहीं है, लेकिन एक बाप जो है अपने बच्चे को बड़ा बनाने में लगा हुआ है और आपका बच्चा जो है वो मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, ग्रेजुएशन पास कर गया, उसको चपरासियों का नौकरी नहीं है, तो आप अपने बच्चों की चिंता कब करिएगा भाई? आप अपने बच्चों के लिए दबाव बनाइए और जो भी सरकार होगी वो अपने बच्चों के लिए काम करेगी। एक बार आप वोट जो है अपने बच्चों के नाम पर देकर देखिए। एक प्रशांत किशोर जी अभी नया बयान दे रहे हैं कि आएंगे तो शराबबंदी को हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? मेरा क्या राय लेना चाहते हैं आप? शराब के मामले में आप हमसे राय लेना चाह रहे हैं? शराबबंदी को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं कि हम आते ही सरकार में बनते ही 15 मिनट के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। इसको गंभीरता से समझना होगा। आपको ध्यान हो कि छपरा में एक घटना हुई थी, 35 लोग जो है जहरीली शराब की वजह से मर गए।
और नीतीश कुमार जी एक बहुत ही मतलब आप उसको कह सकते हैं निराशा भी होती है कई बार वैसे व्यक्ति को ये कहते हुए सुनना। वो कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। और मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? वो सरकार है, पूरा बिहारी उसका अपना परिवार है। आपको सबका ख्याल रखना है, उसमें अच्छे भी होंगे, उसमें बुरे भी होंगे, लेकिन ये परिवार तो आपका ही है, आपको ही इसको समझाना है। इसके मुखिया के नाते आपको लोगों ने जगह दी है, उन्हीं लोगों के वोट से आप बने होंगे। फिर आपका ये बयान आना भी गलत है। देखिए, शराबबंदी हुई, इसका पक्ष और विपक्ष अलग बात है। प्रशांत जी हमेशा ये कहते हैं कि इस चीज़ को जागरूकता के साथ दूर किया जा सकता है, ना कि कोई कानून बना। दुनिया में कहीं प्रमाण नहीं है कि ऐसे मुद्दों पे कोई कानून बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही जब आप कुछ करते हैं तो लोग उसके कानून का उल्लंघन करना शुरू करते हैं। जैसे आप, मुझे शराब पीने की आदत है, आपने बंद कर दिया शराब, तो मैं ढूंढ के पी लूँगा जहाँ मिल रहा है, तो यही हो रहा है। लेकिन अगर आपने मुझे सिखाया होता कि शराब पीना गलत है, तो मैं ना खुद पीता, ना अपने बच्चों को पीने देता, और जहाँ जाता वहाँ मैं लोग पता कि शराब पीना गलत है। तो उनका कहना है कि अगर आपको शराबबंदी करनी है तो आप जागरूक करिए, उसको बंद मत करिए। उसे 3-4 चीज़ों में घाटा हो रहा है। एक तो रेवेन्यू घाटा हो ही रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको समाज को ही बेहतर करना है तो आपको जागरूक करिए। हम भी यही कर रहे हैं, हम लोगों को आंदोलित नहीं कर रहे हैं कि चलिए बिहार को बदलने के लिए पटना में बैठ जाते हैं। उससे तो बहुत क्षण भर में सब तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी क्या कर रहे हैं, गांव-गांव जा जाकर प्रयास कर रहे हैं। मतलब प्रशांत जी पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं, गांव जाके प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों के नाम पर वोट देना शुरू कीजिए। अब समय आ गया है, चलिए एक बार जागिए, एक बार अपने बच्चों के नाम पर जागिए। ये सब कुछ जाकर के गाँव में जाकर बता रहे हैं। तो वही काम अब अगर आपको लागू करना ही था तो आप जाकर उनको जागरूक करते, तो जरूर होता है। इसमें आपके प्रयास से आप देखते कि बहुत सारे लोग उसको छोड़ते। ऐसा नहीं कि हम सारे लोग शराब पीना छोड़ ही देते, लेकिन हो सकता है कि जागरूकता से एक क्रांति ले लेती और उससे लोग छोड़ना शुरू कर देते। तो उनका ये कहना है कि आप जागरूक करिए। और होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि शराब भी बंद है, कोई गरीब व्यक्ति को उसको एक अवसर मिल गया है, वो शराब का धंधा करने लग गया, शराब का धंधा करने लग गया, घर पे पैसा लाने लग गया। भाई जब बिहार को आपने कहीं किसी लायक छोड़ा नहीं है, बिहार के सारे लोगों को रोजगार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर ही जाना है, तो जो बच गए हैं वो अपनी कमाई के लिए किसी न किसी 2 नंबर काम पे आश्रित हो जाते हैं। अब ऐसा काम करने के लिए उनको सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें उन्हीं की पुलिस शामिल है। अगर वो नहीं होती, उनका खुद का प्रशासन शामिल नहीं होता, तो ये बंदी हो भी सकती है। बच्चा सब शराब सप्लाई करता है। हाँ, वो करता है। मतलब जो भी माध्यम बनता, आपने बिहार को इतना गरीब बना दिया है कि कुछ चंद पैसों के लिए कोई किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो शराब तो बहुत छोटी चीज़ है। तो शराब जब शराबबंदी हुई तो कुछ लोगों ने उसको बेचने का धंधा शुरू कर दिया। बेचने का धंधा शुरू किया तो जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी तो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के लिए इस काम को कर रहे हैं। मतलब इससे जो है महिलाओं ने हमें बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है, बिहार की महिलाओं ने, तो उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, उनके लिए हम ये घाटा सह रहे हैं कि हम ये शराबबंदी कर रहे हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हुआ ये कि जो व्यक्ति शराब का धंधा कर रहा है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वही एक व्यक्ति होता है जो घर में खाना ला के दे रहा है। वही वो व्यक्ति था जो अपना परिवार चला रहा था, उसको पुलिस ने आके बंद कर दिया। अब वो गलत तरीके से बंद कर रहा हो। कई बार तो ऐसा भी आपने देखा होगा, पासी समाज के लोग को हम लोग पुलिस विभाग में यात्रा कर रहे थे तो कई पासी समाज के लोग ताड़ी बेच रहे थे और उनको शराब के नाम पर ले जाके जेल में भर दे रहे थे। अब वो व्यक्ति जो है जो 2 रुपये कमा के घर पे देता है, इससे तो घर चलता है, उसके बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उसको अपने जेल में भर दिया। अब वो जेल में से वो फाइन दे के निकलने की कोशिश कर रहा है। वो पत्नी जो दर्द का ठोकर खा रही है, लोग यहाँ भीख मांग रही है ताकि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, उसका पति को जेल से छुड़वा पाए, वकील का खर्चा उठा रही है। तो आपने महिलाओं के लिए किया ही कहा कुछ, आपने उल्टा उनको बर्बाद कर दिया। महिलाएं परेशान है। अगर शराबबंदी से कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो महिलाएं ही हैं। हम लोग यात्रा के दौरान ये देख भी रहे थे कि जिनको आगे करके इन्होंने कहा था कि ये शराबबंदी लागू होना चाहिए, उल्टा इसका प्रभाव पड़ा और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो महिलाएं ही हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको तरीके से इसको शुरू किया जाए, वो रेवेन्यू वो आए, क्योंकि आपको भी मालूम है जो बाहर के लोग जो पर्यटन के लिहाज से भी अगर बिहार में आना शुरू करते हैं तो कई चीज़ों का डिमांड भी वो रखते हैं। और ऐसे में क्योंकि सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है, सबका रहना खाना पीना अलग अलग है। अब आप ही जाएं और आप बिहार के हैं और आपको बाहर में चावल दाल सब्जी मिलवे नहीं करे, कहे कि रोट ब्रेड खा के रहो, तो बहुत दिन आपके बाद आप खोजिएगा तो सही कि कैसे आप मिलेंगे।
तो आप वहाँ जाना पसंद ही नहीं कीजिएगा। तो ऐसे भी दुनिया भर में लोग हैं जो लिमिट में ही तरीके से शराब पीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो शुरू हो जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इससे समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा होता, अगर इससे सबका जीवन खुशहाल हो रहा होता, सरकार भी सही से चल रही होती, तब माना जाता है कि इसको बंद करना था। लेकिन इसका कोई प्रमाण कभी हुआ नहीं। गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ भी मिलती है, बिहार में शराबबंदी है, यहाँ भी तो घर घर ही मिलता है। विधायक लोग शराब बेचवा रहे हैं, शराब सप्लाई करवा रहे हैं कि मतलब कई विधायक उनके पीते भी पकड़े गए लड़ाई क्या करवा रहे हैं। देखिए उनको भी मालूम है कि ये बंदी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उनको अपने विधायक का मुंह नहीं मांगता होगा तो उनको भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। और बिहार के एक एक व्यक्ति ये देखिए ये मूर्खता हो गई कि हम लोग बात करके शराब कहीं बंद भी है, शराब कहीं बंद नहीं है। और इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है कि शराबबंदी है। लेकिन ठीक है, वो अभी अंत समय चल रहा है, जब तक उनको ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जनता उलट के देगी जवाब तो पता चलेगा। और कुछ का पता नहीं कि शराबबंदी की वजह से इनका वोट शेयर खिसकेगा बहुत जल्दी। और एक बात कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि लिख कर रख लीजिए कि 2025 में जन सुराज जीत कर आएगा। इस पर क्या कहना है आपका? जाके मीडिया इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि लिख कर रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रखिए, फिर मिलिएगा 1 साल बाद हमसे। इस पर क्या कहिएगा? ऐसे नहीं कहेंगे लिख कर रखिए, तो हम क्या कहेंगे? जब बोले तो हम भी लिखे, आप भी लिखे, सब लोग लिखे रखिए। और देखिए ये जो प्रयास है ये एक अनोखा प्रयास है। और ये मतलब सदियों में कोई व्यक्ति ऐसा हिम्मत कर पाता है इस तरीके का प्रयास करने का। और वो प्रयास बोल रहा है कि लिख कर रखिए। लिख कर क्या रखना है? वो जीती हुई है जन सुराज में, लिख कर क्या रखना है? अभी आप देख ही रहे हैं कि पार्टी बनी ही नहीं है। पार्टी बनी ही नहीं है। तब तक पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, पार्टी बनी ही कहाँ है? अभी पार्टी बननी है उससे पहले दुनिया भर के जो एंकर हैं, वो पत्रकार जो जनसुरा के प्रवक्ताओं को ढूंढ रहे हैं कि कोई कुछ बाइट दे दे, कोई कुछ बता दे। और वो एक आप देखिए होइएगा कि जिला के गाँवों में पब्लिक रिएक्शन चल रहा है और जहाँ जा रहे हैं वहीं लोग कह रहे हैं जय जनसुरा, जय 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 जय। तो ये जो पदयात्रा हुई है इसका इफेक्ट देखना, जो इसका जो असर है वो अब दिखना शुरू हो गया है। पदयात्रा का असर जो था, पदयात्रा करते वक्त नहीं दिख रहा था, मतलब हम लोग को दिख रहा था। वो जो सो कॉल्ड मीडिया जो पटना बैठ जाती है उनको नहीं दिख रहा था, गांव के लोगों को पता था, हम लोगों को पता था। लेकिन पटना में लोग जो है वो इसको कोई चल रहा है। अब इतना चल लिया कि हर कोई जो है वो जनसुराजी बनने के लिए लगातार प्रयासरत है। और आप देखेंगे कि 2 करोड़ को, ये ऐतिहासिक घटना है, ये भी लिख कर रखिएगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक घटना राजनीति में किसी ने नहीं देखा होगा कि एक दल जब बन रहा हो, एक दल कितने लोगों के बीच में मैक्सिमम बना होगा? जिसने दल की शुरुआत की होगी, जिसने सोचा होगा कि दल बनाए, वो और उसके कुछ साथ में समर्थक, उनके कुछ मित्र, वो मिलकर दल बनाए होंगे। एक कमरे में ही दल बना होगा, चाहे कोई दल हो। ये एक ऐसा दल है जिसको 1 करोड़, 1 लाख 2 लाख आदमी नहीं, 1 करोड़ लोग मिलके बिहार में जन सुराज को एक दल के रूप में परिवर्तित करेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। इससे आप सोच के देखिए कि लोगों के अंदर कितनी बेचैनी थी कि जब किसान जो जमीन पर गए तो वो आगे से आकर हाँ हम बनाएंगे दल, हम बनाएंगे दल। वरना 1 करोड़ आदमी को आप इकट्ठा करना आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। और ये लोग अपने आप से 1 करोड़ लोग जो है साथ में आके कह रहे हैं कि चलिए दल बनाया जाए। दल का प्रारूप ये रहेगा, दल महिलाओं की भागीदारी ऐसे रहेगी, युवाओं की भागीदारी ऐसे रहेगी, दल का संविधान इस प्रकार का होगा। ये सब लोगों की बेचैनी है कि चलिए मिलकर एक दल बनाते हैं। तो इसका असर तो दिखेगा ही। असर क्या है? देखिए प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिए हैं, किसी दल के साथ गठबंधन नहीं किए हैं। नहीं, आगे करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। जनसुराज से उनसे किसी ने पूछा कि आगे मतलब देखिए होता यह है कि जब ये शुरुआत कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि अभी तो पॉलिटिकल स्टडीज चल ना रहे हैं, चलना जाएगा। मुझे चल लिए तो कहा कि बात तो ठीक है लेकिन अपना अंग्रेजी भी पूछ रहा है। यहाँ लोग जो है उनको बाहर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। यहाँ पे चलता है एकदम दबंग वाला यही बस याद है, मीठा मीठा कड़वा इनका बात से कोई सुनने वाला है? पढ़ा लिखा आदमी में राजनीति करे। फिर थोड़ा सा और बढ़े तो लोग कहा कि इस बार तो नहीं, लेकिन 2030 में जो है इनका जरूर जो है सरकार बन जाएगा।
और अब कुछ दिन से देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि ना 30-40 सीट 30-40 निकाल सीट देगा, सीट सरकार नहीं बना पाए, गठबंधन करना पड़ेगा। तो टेंशन मत लीजिए, अभी 1 साल बाकी है। अभी 6 महीना और लिए लोग कह रहा होगा कि 127 को सीट है, 500 होगा 500 से किया रहेगा। तो अब वो कैसे वो आप समझ के देखिए, वो कोई प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, वो जा रहे हैं गांव में, गांव के लोग कह रहे हैं, वहाँ पे बाकी बता रहे हैं। हम लोगों ने कभी 2 साल तक तो कुछ ऐसी बात कही ही नहीं। हम लोग जब गांव में गए हैं, जब लोगों ने ये बात कही है, वही आके सामने रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। आपके सवाल खत्म हो गए हैं कि अभी है बाकी बचा हुआ कुछ क्या है? और अभी आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रभारी है, जनसुराज का ऑफिशियल सोशल मीडिया देख रहे हैं आप। एक दिन में 10 लाख व्यू लाते हैं आप, उसके पीछे क्या राज है बताइए जनता को। जनता का राज का पता है, राज है किसान किशोर है, हम कौन है? गाना गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, मुजफ्फरपुर की जनता नहीं, मन नहीं कर हो जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता के लिए इस तरीके से हम लोग गवा रहे हैं, इस तरीके से ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप गाइएगा मुजफ्फरपुर की जनता के लिए सॉन्ग। लीची वाला गाना है। हाँ, लीची वाला गाना गाइए, बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप। चलिए, गाना जो है वो कुछ अगले एपिसोड के लिए छोड़ा जाएगा। अगली एपिसोड में हम लोग गाना से ही शुरुआत किए चलिए। अभी जो आपकी पहला आपका इंटरव्यू था, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कठिन सवाल पूछे और चेहरा भी आप एक्सप्रेशन भी आपका बहुत बढ़िया हमको लग रहा है। दर्शकों को बताएंगे, दर्शक लोग के उनको कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, आप घर आके बताएंगे, मुझे बताइए करेंगे। लेकिन आप वीडियो पोस्ट कीजिए लोगों तक, बढ़िया से बताएंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। मजाक की बात अलग है, लेकिन इसी तरीके से यहाँ जनसुराज में हम लोग कार्य करते हैं। हमारे पास अब कोई परिवार नहीं बचा है, कोई काम जो था जो हम लोग किया करते थे, नौकरी पानी पैसा रुपया जिससे आता था, कुछ बचा नहीं है। यही साथी लोग हैं, हम लोग साथ में मिलकर हंसी मजाक भी करते हैं, अपने काम में भी लगे रहते हैं। और वो जो जज्बा था बिहार को बदलने का, वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हुआ है। जब हम लोग आए थे तो नहीं लगा था कि इतने लंबे वक्त तक हम लोग पाएंगे, क्योंकि घर परिवार को चलाना होता है, आपको अपने भी मिशन होते हैं लाइफ में, वो भी पूरा करना होता है। लेकिन इतना बड़ा काम है और इसमें आने के बाद जैसा प्रशांत जी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो हम लोग को भी महसूस हुआ कि अगर प्रशांत किशोर जी की हिम्मत पड़ गई है इस बार, तो इस लड़ाई में उनको अकेला नहीं छुड़ा सकता है। इस वक्त उन सारे लड़कों को साथ में आना चाहिए जो ये हमेशा से चाहता रहा है कि उसके बिहार में बदलाव हो, उसका बिहार भी समृद्ध बिहार बने, किसी बिहारी को बाहर में नीचा ना देखा जाए। हर बिहारी जो है वो लोगों के लिए सम्मान की बातों, खुद को बिहारी कहना अपने आप में सम्मान की बातों, बखतरी में नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी छेड़ रहे हैं किसी को जाके और कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं। बिहारी इस बात के लिए कहा जाए कि हम जो कार्य कर रहे हैं पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं, अपना बिहार हम खुद बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जितने बिहार बन के खड़ा होगा, सम्मान भी लौटेगा, वो गौरव भी लौटेगा, और जो ज्ञान की भूमि रही है बिहार, वो ज्ञान फिर से देने वाली भूमि बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम ही कर दिए। आप देख रहे थे जनसुराज टीवी मुजफ्फरपुर वागीश भैया के साथ। चलिए, धन्यवाद।